नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर गोल योग कैसे निर्माण होता है और गोल योग का फलादेश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर गोल योग कैसे बनता है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर राहु और केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह कुंडली के कोई भी एक भाव के अंदर एक साथ बैठे हो तो गोल योग निर्माण होता है। और मैं एक स्टेप अंदर लेके जाऊंगा। गोल योग के 3 अलग अलग विभाजन किए हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है उत्तम कक्षा का गोल योग, दूसरे नंबर पे आता है मध्यम कक्षा का गोल योग, तीसरे नंबर पे आता है दैन्य कक्षा का गोल योग। अभी हम लोग जानेंगे कि ये तीनों में फर्क क्या है, इसमें तफावत क्या है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर राहु और केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के त्रिकोण भाव में बैठे हो, अर्थात पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इसे हम त्रिकोण भाव कहते हैं। और इनके स्वामियों को कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह माना गया है। तो जब कुंडली के 7 ग्रह एक साथ कुंडली के कोई भी एक त्रिकोण भाव में बैठे हो, अर्थात पहला भाव, 5वां भाव या 9वां भाव, इन तीनों भाव में से किसी एक भाव के अंदर 7 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो उसे कहा गया है उत्तम कक्षा का गोल योग। उसके बाद आते हैं मध्यम कक्षा का गोल योग। तो ये कैसे बनता है, तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर 4 केंद्र भाव होते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इसे हम केंद्र भाव कहते हैं। अगर कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के कोई भी एक केंद्र भाव के अंदर बैठे हो, अर्थात पहले भाव में बैठे हो या फिर चौथे भाव में बैठे हो या फिर 7वें या फिर 10वें भाव में बैठे हो, तो हम लोग उसे मध्यम कक्षा का गोल योग कहते हैं। तीसरा, दैन्य कक्षा का गोल योग कैसे बनता है, तो सुनिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जन्म कुंडली के अंदर 6वें, 8वें, 12वें भाव को त्रिक भाव माना गया है। तो जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठे हो तो उसे दैन्य कक्षा का गोल योग कहते हैं। और इसके अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है कि ये जो 7 ग्रह एक साथ बैठे तो हैं, लेकिन उनके नक्षत्र कौन से हैं, उनकी डिग्रियां कितनी है, ये सब भी देखना होता है, जिससे हम लोग कहते हैं ग्रहों का युद्ध। ग्रहों का युद्ध देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये गोल योग कैसा फल देगा। और इसका फल कब मिलता है, जब जो ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, षटबल के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी महादशा के अंदर उसका फल मिलता है। आइए मैं और विस्तार से आपको गहराई से समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उत्तम कक्षा का गोल योग, जिसे हम लोग कहते हैं महागोल योग, तो ये कैसे बनता है। जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़कर बाकी के 7 ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह अगर कुंडली के 3 त्रिकोण भाव में से, यानी कि पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये 3 भाव में से कोई भी एक भाव के अंदर 7 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो हम उसे उत्तम कक्षा का गोल योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योतिष का एक सूत्र यह भी कहता है कि त्रिकोण का स्वामी जब त्रिकोण भाव में बैठ जाता है तो राजयोग जैसा फल मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो लग्नाधिपति ग्रह भाग्य भाव में बैठ जाता है तो इसे राजयोग कहते हैं। भाग्याधिपति लग्न भाव में बैठ जाए तो भी राजयोग जैसा फल मिलता है। पंचमाधिपति अगर भाग्य भाव में बैठ जाए तो भावात भावम का नियम लागू पड़ता है और राजयोग जैसा फल मिलता है। भाग्याधिपति अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो भी भावात भावम का नियम लागू पड़ता है। यानी कि नवम भाव का स्वामी नवम भाव से नवम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावात भावम नियम लागू पड़ता है। तो कहने का भावार्थ ये है
कि ज्योतिष का सूत्र कहता है कि त्रिकोण के स्वामी अगर त्रिकोण भाव में बैठ जाए तो राजयोग जैसा फल प्राप्त होता है। अभी हम लोग जानेंगे उसका फलादेश क्या होता है, तो गौर से सुनना। जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के पहले भाव में बैठे हो, या फिर 5वें भाव में बैठे हो, या फिर 7वें भाव में बैठे हो, तो उत्तम कक्षा का गोलयोग निर्माण होता है। और उसका फलादेश क्या है तो सुनिए। ऐसे व्यक्तियों को बचपन से ही वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है जिसकी उन्हें बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर सर्व प्रकार के भौतिक सुख और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्म करके समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में यानी कि बुढ़ापे में धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को भाग्य की सहायता बहुत ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि ये जो 5वां भाव ये पिछले जन्म के कर्म का होता है, ये खुद और ये भाग्य भाव खुद। तो जब त्रिकोण भाव के अंदर सभी ग्रह आ जाते हैं तो उनको भाग्य की मदद ज्यादा मिलती है, तो कम मेहनत करने के बावजूद उन लोगों को अच्छी सफलताएं प्राप्त हो जाती है। अभी हम लोग आएंगे दूसरे नंबर पे मध्यम कक्षा का गोलयोग। तो ये मध्यम कक्षा का गोलयोग कैसे बनता है? तो राहु केतु को छोड़ के, ध्यान से सुनना, जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के पहले भाव में बैठे हो, या फिर चौथे भाव में बैठे हो, या फिर 7वें भाव में बैठे हो, या फिर 10वें भाव में बैठे हो, तो इसे हम केंद्र भाव कहते हैं। तो कुंडली के 7 ग्रह एक साथ कोई भी एक भाव में बैठे हो, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में बैठे हो, तो इसे मध्यम कक्षा का गोलयोग कहते हैं। और इसका फलादेश क्या होता है तो सुनिए। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने बलबूते पर, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं और जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म योगी होते हैं और अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 32 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे उन लोगों को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी मेहनत से, अपने अच्छे कर्मों से, अपने साहस और अपने पराक्रम से अपने जीवन को बदलना होता है। कहने का भावार्थ यह है कि जो भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 7 ग्रह केंद्र भाव में कोई भी एक भाव के अंदर बैठे हो, तो उन लोगों को भाग्य की सहायता थोड़ी कम मिलती है, लेकिन उन लोगों को अपनी मेहनत, अपना साहस, अपने पराक्रम, अपनी काबिलियत से अपने जीवन को निर्माण करना होता है और शून्य में से सर्जन हासिल करना होता है, और वो कर भी लेते हैं। लेकिन कब? 32 वर्ष के बाद। अभी हम आते हैं तीसरे प्रकार का योग बताने जा रहा हूं, दैन्य कक्षा का गोल योग। तो ये कैसे निर्माण होता है तो सुनिए। जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह अगर कुंडली के अंदर 6वें भाव में बैठे हो, या फिर 8वें भाव में बैठे हो, या फिर 12वें भाव में बैठे हो, यानी कि त्रिक भाव के अंदर बैठे हो, तो इसे दैन्य कक्षा का गोल योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि 6वां, 8वां, 12वां भाव शुभ नहीं मानते। 6वें भाव से ऋण, रोग, शत्रु को देखा जाता है। 8वें भाव से मृत्यु, अकस्मात, असाध्य रोग, मानहानि, बदनामी देखी जाती है। और 12वां भाव जेल यात्रा, कायदा कानून, कोर्ट कचेरी, व्यय, नुकसान, ये सबका है। इसीलिए इसे दैन्य कक्षा का गोलयोग कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर भी एक खास परिस्थिति का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है कि इस योग के अंदर कहीं हर्ष योग नाम का विपरीत राजयोग तो नहीं बन रहा है, सरल विपरीत राजयोग तो नहीं बन रहा है, विमल विपरीत राजयोग तो नहीं बन रहा है, और लग्नाधिपति अगर बलवान होके बैठा हो, ध्यान से सुनना, अगर लग्नेश खुद बलवान होकर बैठा हो और हर्ष योग या फिर सरल योग या तो विमल योग नाम का विपरीत राजयोग बनता है, तो ये योग यहाँ पे भी अच्छा फल देने की ताकत रखता है। लेकिन उसके लिए हमें ग्रह युद्ध को देखना होता है कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन सा ग्रह कितने अंश पे है, और कौन सा ग्रह षडबल में बलवान हो रहा है, और कौन से ग्रह की हाल में महादशा चल रही है।
ये सब देखने के बाद निर्णय लिया जाता है। अगर मान लो कुंडली के कारक ग्रह बलवान होकर बैठे हो तो अच्छा फल मिलेगा, और कुंडली के कारक ग्रह अगर अस्त के हो, मृत अवस्था में हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, कमजोर हो, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठे हो तो उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के अगर ये 7 ग्रह दूसरे या 11वें भाव में बैठे हो तो राजयोग जैसा फल देते देखे गए हैं। और ऐसे व्यक्ति वो कोई रईस खानदान में जन्म लेते हैं रईस खानदान में जन्म लेते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हासिल करते हैं और सर्वस्व की प्राप्ति करते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप को अंदर जाके स्टडी करेंगे। अगर मान लो ये 7 ग्रहों के साथ अगर राहु मिल गया तो अति विनाशकारी फल पैदा करता है। क्यों? क्योंकि राहु का एक गुण है, राहु जो भी ग्रह के साथ बैठ जाता है वहां पे एक खराब योग निर्माण करता है। जैसे कि सूर्य राहु की युति सूर्य ग्रहण योग निर्माण करती है, चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण योग निर्माण करती है, मंगल राहु की युति अंगारक योग निर्माण करती है, बुध राहु की युति जड़त्व योग निर्माण करती है, गुरु राहु की युति चंडाल योग निर्माण करती है, शुक्र राहु की युति लंपट योग और शनि राहु की युति श्रापित योग निर्माण करती है। तो जब भी ये 7 ग्रहों के साथ अगर राहु बैठ जाता है तो 7 प्रकार के अशुभ योग एक साथ निर्माण हो जाते हैं। और उसके अंदर भी हमें देखना होता है ग्रह युद्ध। अगर ये ग्रहों की युति राहु के साथ अगर बहुत ज्यादा अंशात्मक हो तो अति विनाशकारी माना गया है। तो ऐसे व्यक्तियों का पूरा जीवन दुख में, तकलीफों में, दरिद्र में व्यतीत होता है। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक, आर्थिक, शारीरिक कष्टों में जीवन व्यतीत करना पड़ता है और ऐसे व्यक्तियों का जीवन बड़ा दुखदायी, बड़ा कष्टदायी होता है। उन्हें वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का पूरा जीवन आर्थिक दृष्टि से कष्ट में व्यतीत होता है। उन्हें कुटुंब के अंदर भी वो मान सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो अभी हम लोग जानेंगे कि इसके उपाय क्या किए जाए। तो सुनिए, उसके उपाय मैं बताना चाहता हूं। अगर मान लो कुंडली के अंदर 7 ग्रह 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ गए हो और ग्रह युद्ध के अंदर मारक की शक्ति ज्यादा हो, या फिर इन 7 ग्रहों के साथ राहु जुड़ गया हो या फिर केतु जुड़ गया हो, तो उसका उपाय क्या करें? तो उसके उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा 3। पहला उपाय, महालक्ष्मी मंत्र के 1.25 लाख जाप करने चाहिए। फिर से कहूंगा, महालक्ष्मी मंत्र के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर उसका दशांश होम करना चाहिए और तर्पण मार्जन करना चाहिए। दूसरा उपाय, गायत्री मंत्र के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। फिर से कहूंगा, गायत्री मंत्र के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन करना चाहिए। तीसरा उपाय, देवादिदेव महादेव त्रिलोक के स्वामी, सारे कष्टों का निवारण करने वाले, तो महामृत्युंजय का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन करना चाहिए। अगर ये सब अनुष्ठान किए जाए, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान, फिर महामृत्युंजय, संजीवनी महामृत्युंजय अनुष्ठान, तो उससे इसके दोष का खराब प्रभाव कम हो जाता है और व्यक्ति को बहुत सुख प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि उत्तम कक्षा का गोल योग क्या होता है। अगर 7 ग्रह कुंडली के त्रिकोण भाव में बैठे हो, यानी कि पहले, 5वें, 9वें भाव में बैठे हो, तो उत्तम कक्षा का गोल योग निर्माण होता है। दूसरा, अगर कुंडली के 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ के 7 ग्रह अगर केंद्र भाव में कहीं एक साथ बैठे हो, यानी कि पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में बैठे हो, तो मध्यम कक्षा का गोल योग निर्माण होता है। और आखिरी में दैन्य कक्षा का गोल योग, यानी कि त्रिक भाव के अंदर 7 ग्रह एक साथ बैठे हो तो दैन्य कक्षा का गोल योग निर्माण होता है।
और अगर इन 7 ग्रहों के साथ अगर राहु जुड़ जाता है तो अति विनाशकारी फल देता है। लेकिन इसके लिए फिर से कहूंगा, ग्रह युद्ध देखना होता है, हर ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है वो देखना होता है, उसका षडबल देखना होता है, नवमांश कुंडली में उसकी स्थिति को देखना होता है, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर भी उसका गहनता से अध्ययन करना होता है और फिर फलादेश करना होता है। और उसका फल कब मिलता है? तो जो ग्रह बलवान हो, जब उसकी महादशा आती है तो उसका बहुत अच्छा फल भी मिलता है और मारक हो तो खराब फल भी मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।